मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ गाज़ियाबाद के वैशाली क्षेत्र में, सेक्टर 2 में, और यहाँ रहते हैं बहुत ही यशस्वी डॉक्टर ए.जी. अग्रवाल, जो कि पूर्व में भारत सरकार के सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर रहे और बहुत सारी बड़ी संस्थाओं में किसी न किसी बड़े विशिष्ट पद पर रहे, डायरेक्टर फाइनेंस रहे। दरअसल ये फाइनेंस की दुनिया के मैनेजमेंट के गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने उस समय फाइनेंस में डॉक्टरेट की, जब लोग हार्डली सोचते थे कि इतना कठिन काम किया जाए। और अभी भी ये जो हैं अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे ज़रूरतमंदों की फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मदद करते हैं, राय सलाह देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। चुनाव सामने है, चूँकि ये बहुत प्रबुद्ध है। गीता ज्ञान गोष्ठी के माध्यम से हज़ारों लोगों को जीवन शैली कैसी हो इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, रिटायरमेंट के बाद लोग काफ़ी उदास, निराश, दिशाहीन हो जाते हैं, जबकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से अच्छे युवाओं को मात देते हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे, और जो चुनावी प्रक्रिया देश में चारों तरफ होली के रंगों की तरह फैल गई है, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, चुनावी सेशन शुरू हो चुका है, हर जगह इसकी ही चर्चा है और सारे लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों पे ये चुनाव सही मायने में लड़ा जाएगा या कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। देखिए, चुनावी मुद्दे तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं जी। हमारे देश में बहुत किस्म के लोग हैं, बहुत किस्म के पार्टियां हैं, बहुत किस्म की जातियां हैं, बहुत किस्म की बोलियां हैं, लोगों के अपने अपने एस्पिरेशंस हैं। तो मुद्दे तो कभी नहीं ख़त्म होंगे। कोई ना कोई मुद्दा तो हमेशा ज्वलंत रहेगा ही। और पर्टिकुलरली एक ऐसे देश में जहाँ पर कि अभी देश उन्नति की ओर चल रहा है, विकास की यात्रा में चल रहा है। हम पूर्ण विकसित नहीं हैं, हम अभी तक जो है अर्ध विकसित हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सारे जो अरमान लोगों के हैं वो पेंडिंग हैं। सर, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि महंगाई भी कोई मुद्दा है? महंगाई नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये तो इशू पॉलिटिशियंस का है। असली चीज़ है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि लोगों की क्रय क्षमता क्या है। आज हम देखते हैं कि एक मजदूर को लगभग 500-600 रुपये रोज के हिसाब से मिल जाता है, जबकि हमारे टाइम जब हम बचपन में थे तो 2-2.5 रुपये में एक मजदूर मिलता था। 2014 में 200-300 रुपये में मिलता था। तो आज 10 सालों में पर्टिकुलरली हर एक मजदूर की क्रय शक्ति में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, महंगाई भी बढ़ी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, परंतु जो उसकी क्रय शक्ति है वो कम से कम 1.25 गुना या 1.5 गुना हो गई है पिछले 10-12 सालों में। यानी परचेजिंग पावर हर एक की बढ़ी है। हर एक की बढ़ी है। क्या क्लास डिवीजन हो रहा है इस महंगाई के कारण? देखिए, क्लास डिवीजन, बड़े और छोटे बहुत छोटे हो रहे हैं। देखिए, क्लास डिवीजन पहले भी था, आज भी है, लेकिन वो जो चीज़, जो क्लास डिवीज़न का गैप है वो सर्टेनली थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि एक तो कुछ नए रईस बहुत पैदा हो रहे हैं। मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में जा रहा है, लोअर मिडिल क्लास मिडिल में जा रहा है, ईडब्ल्यूएस वाले लोअर मिडिल क्लास में आ रहे हैं, और जो बिल्कुल पुअर हैं वो ईडब्ल्यूएस में या लोअर मिडिल क्लास में, लोअर तबके में आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो मुद्दे हैं ये अभी आगे 25-30 साल तक चलते रहेंगे, अलाइव रहेंगे, जब तक कि हम विकसित देशों में नहीं आ जाते। और ये जो युद्ध है, गरीब से लोअर में आना, लोअर से मिडिल में आना, मिडिल से रिच में जाना, ये कंटिन्यू करेगा। ये तो एंड होने वाला नहीं। ये जो समाज में इस समय जो बड़ी चर्चा है कि सब बहुत गरीब हो गए हैं, हम बेरोजगार हो गए हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है। मैडम, मुझे तो
हमारे एरिया में क्या, मैं तो जहाँ जहाँ घूमता हूँ जी मुझे तो कोई अनएम्प्लॉयड नज़र नहीं आता। जी हाँ, अंडर एम्प्लॉयड लोग ज़रूर हैं, जी इतना ज़रूर है कि अंडर एम्प्लॉयड हैं, जी लेकिन आप देखिए मार्केट में आपको कोई लेबर मिलता नहीं है आसानी से, और स्किल्ड लेबर की तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है। आपको अच्छे इलेक्ट्रीशियन, अच्छे प्लम्बर, अच्छे वो कोई खाली अवेलेबल ही नहीं है काम करने के लिए। तो इसलिए ये कहना कि बेरोज़गारी है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, उतनी रोज़गार नहीं है जितना कि आदमी फुल टाइम अपने आप को एंगेज कर सके, जी। वो अंडर एम्प्लॉयड है। सर, क्या जो बहुत सारे नए वोटर्स हैं, हाँ जी, यानी युवा वोटर्स, क्या वो इस बार की चुनाव की दिशा तय करेंगे? हाँ बिल्कुल तय करेंगे, लेकिन जो यंग वोटर्स हैं वो कितने होंगे? 1.5-2 करोड़, 3 करोड़, वो एक डिसीसिव फैक्टर बनेंगे, क्योंकि उनके अपने एस्पिरेशंस हैं और वो नए ज़माने के हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो अपना वोट हमसे, जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, जी। उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से सोच के देंगे। क्या आपको लगता है कि मोदी जी की पैठ उस युवा जनरेशन में नीचे तक, यानी सभी क्लासेस में चली गई है? हाँ, जिस प्रकार की एस्पिरेशंस मोदी जी ने डेवलप कर दी है लोगों की, मेरे ख्याल में अब हर एक गवर्नमेंट को, चाहे मोदी जी हो या कोई और भी हो, उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। यानी बात परफॉर्मेंस पे आ गई है। हाँ। लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ नहीं है, ओनली परफॉर्मेंस इज। हाँ, धीरे धीरे जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है जी वो एलिमिनेट होती जाएगी। तो परफॉर्मेंस जो है वो मेन चीज़ रहेगी। और परफॉर्मेंस में देखिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं कई चीज़ों को, सब्सिडीज़ वगैरह को, इधर उधर चीज़ों को मना करते हैं, लेकिन अभी तक मैं उसके फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि वो परचेजिंग पावर पुअर्स की बढ़ाते हैं। जी तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो देश की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो अब जैसे कि आरक्षण का लाभ तो सबको नहीं है और नौकरियों की भी शॉर्टेज है, तो ऐसे मोदी जी क्या ऐसा फंडा, क्या ऐसा मंत्र देंगे कि भाई लोगों को सेटिस्फैक्शन हो और विपक्ष को भी बोलने के लिए कुछ रहे नहीं? मैडम, जहाँ तक नौकरी का सवाल है, नौकरी तो हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। अब हर एक आदमी तो जब बात करते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं जब बात करते हैं नौकरियों की, तो लगता है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की या केवल गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों की बात करते हैं। जी अनएम्प्लॉयड तो लोग दिख ही नहीं रहे हैं। जी मैंने आपसे कहा ना, अंडर एम्प्लॉयड लोग दिख रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। तो अनएम्प्लॉयड तो कोई है ही नहीं आज की डेट में। हाँ, उसकी एस्पिरेशन ज़रूर किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की है, तो वो हमेशा रहनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति अपनी उम्मीद छोड़ देगा जी फिर तो आगे जो काम करना है वही बंद कर देगा। तो इसलिए वो उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो किसी रिमोट एरियाज में या उधर कहीं वो हों तो हों, हमें तो कोई ऐसा अनएम्प्लॉयड मास स्केल पे या कुछ दिखता नहीं जिसकी काम करने की इच्छा है। जिसकी काम करने की इच्छा ही नहीं है वो एक अलग चीज़ है। जी। तो डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है इनके पास कोई विशेष मुद्दा नहीं है, केवल सब लोग इकट्ठे ही हो रहे हैं एक जगह? देखिए, विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है, और इस समय एक ही विपक्ष है, वो है कांग्रेस, जो थी पहले, जिसकी की पकड़ और जिसका कार्यकर्ता देश के हर एक कोने में है। ये देश का दुर्भाग्य है या उनके लीडरशिप की कमी है या वो करेक्शन नहीं ले पाए कि वो एक अच्छे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को प्रॉपर्ली नहीं निभा पाए। एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष और पॉजिटिव विपक्ष का होना भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। और बाकी जो लोकल पार्टीज़ हैं उनके अपने लोकल मसले हैं, मैं समझता हूँ उनका नेशनल फोरम पे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये जो गठबंधन बना इंडी नाम से या जो भी है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि कम से कम कुछ कॉमन चीज़ों की अगर पॉलिसीज़ इस तरह स्ट्रॉन्ग विपक्ष बन के आती तो ज़्यादा अच्छा रहता। परंतु उनके बिखराव के कारण कुछ ऐसा लग रहा है कि उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होने के कारण वो अपने आप को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए हैं। जी हाँ।
और इसलिए वो काफ़ी कमज़ोर हालत में है। हाँ, मैं उनको काफ़ी कमज़ोर हालत में मानता हूँ। और अगर वो मान लिया कहीं कुछ मुकाबला भी कर रहे हैं तो वो मुकाबला की कोई ऐसी बहुत बड़ी अहमियत नहीं है। सर एक चीज़ और बताइए, आप तो फाइनेंस की दुनिया से हैं, कि ये जो ईडी का उपयोग है, पहले तो कभी ऐसे पब्लिकली सुनने में भी नहीं आता था। हाँ जी। अब आए दिन ईडी होता है, तो इसका क्या मिसयूज हो रहा है पावर्स के द्वारा? देखिए, पावर्स द्वारा यूज मिसयूज तो शुरू से चलता आ रहा है। कुछों के लिए वो मिसयूज है, किसी के लिए यूज है। अगर आज की तरह मीडिया या डिजिटलाइजेशन या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी के टाइम से होती तो मेरे ख्याल में अब तक जो इलेक्शन में हम इनडिसिप्लिन और इस तरह की बातें देखते हैं, उन सब के अब तक कई बहुत सारे रिफॉर्म आ गए होते। पहले लोगों को पता ही नहीं था किसी चीज़ का, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था, मीडिया नहीं था, आज की तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, आज की तरह की यूट्यूब नहीं थी, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो ये चीज़ें शुरू से चली आ रही हैं। बस ये कि आज की डेट में ये इस बात को इंगित कर रही है कि अगले इलेक्शंस में इन सब के लिए भी कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान बनाए जाएंगे जिससे कि कम से कम जो इनडिसिप्लिन आपको लगता है वो खत्म हो जाए। लेकिन एक सकारात्मक तरीके की क्रिटिसिज्म को हमेशा डेमोक्रेसी में जगह दी जाती है और वो मिलनी भी चाहिए। नहीं, ये तो खैर आपका बड़ा अच्छा थॉट है, लेकिन अभी तो मोदी जी पे चार्ज लग रहा है कि वो जो है तानाशाही से काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जब जब सरकारें जो हैं वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आई हैं, चाहे वो नेहरू जी का समय रहो, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय रहा हो या अब मोदी जी का समय रहा हो, जब तक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकारें आई हैं ये तानाशाह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं और ये लगते रहेंगे। लेकिन जो भी चीज़ हो रही है वो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन हो रही है। उसका इंटरप्रिटेशन हर एक आदमी, हर एक पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से ज़रूर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भारत में जो मोदी जी की आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, पुरानी आइडियोलॉजी थोड़ी सी भिन्न है। तो इसलिए उसका अपोजिशन भी ज़्यादा जोरदार तरीके से हो रहा है। लेकिन हम इसे सकारात्मक वे में लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव टाइम से हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी संस्थाओं का अपना मान सम्मान जिस तरीके से लीगल तरीके से चलना चाहिए वो चल रहा है। लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वह तुरंत फैसले भी हो रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई ऐसा खास फर्क पड़ने वाला है वोटर्स के ऊपर। और बात रही प्रोपेगेंडा की, तो वो आज का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, यूट्यूब का और कम्युनिकेशन का जो एक मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त तूफान देश में खड़ा हुआ है, उसकी वजह से आपको नज़र आता है। ये पहले भी था, हमें अच्छी तरह याद है जिस समय वोट पड़ते थे बैलेट के द्वारा, ईवीएम मशीन नहीं थी तो उसमें हेराफेरी हुआ करती थी। हमारा वोट बल्कि पहले ही पड़ जाता था, कभी कभी हम वहाँ जाते थे, पता लगा कोई और डाल गया। कम से कम आजकल उस पर तो रेस्ट्रिक्शन आ गई, उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और इस तरह की चीज़ें कहाँ सुनाई देती हैं। जी सर, एक चीज़ और बताइए कि ये जो इतना हल्ला गुल्ला इन लोगों ने ईवीएम पे किया है, कुछ इसका सेंसिटी है या यूं ही मतलब कुछ कहना है इसलिए कहना है? देखिए, ऐसा है, जितने भी समझदार लोग हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि केवल हल्ला गुल्ला है। ये एक तरह से हार मानने का तरीका है। ईवीएम एक और वेलो इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट संस्था है। मास स्केल लेवल पे कहीं पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इक्का दुक्का कहीं पर से 0.1% किसी ने अपने इन्फ्लुएंस से कुछ कर ले, वो भी अगर दूसरी पार्टी के लोग अलर्ट ना रहें तो पॉसिबल है 0.001% या 1%। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है हमारे देश में। सर एक चीज़ बताइए कि कोर्ट के लिए हमेशा से बड़ा साइलेंट सा माहौल था और सालों साल तक केस पड़े रहते थे और लोग मर जाते थे और केस का फैसला नहीं होता था। आपको क्या लग रहा है, कुछ चुस्त हुई है हमारी कोर्ट्स? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। देखिए, इम्प्रूवमेंट तो होती ही रहती है और इम्प्रूवमेंट है भी, लेकिन जो कोर्ट के फैसले हैं वो आम आदमी के लिए अभी भी पहुंच से बाहर हैं।
और वहाँ हरेसमेंट बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी कोर्ट में जाके देखिए, मेरे ख्याल में कितनी मैन पावर वहाँ वेस्ट हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक 5 मिनट के जजमेंट के लिए या 5 मिनट की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या इवन लोअर कोर्ट में जाने के लिए आदमी को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं इस बारे में यही कह सकता हूँ कि वेस्टेज ऑफ मैन पावर। आप देखिए ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो चीज़ आप एफिडेविट से कहें वो सही है, कोर्ट में बाकी चीज़ जो कहें इसका मतलब वो सही नहीं है। तो बहुत सारे रिफॉर्म की जुडिशरी में ज़रूरत है जिससे कि आम आदमी का कॉन्फिडेंस कोर्ट और पुलिस में क्रिएट हो। आज की डेट में हर एक आदमी कोर्ट को अवॉइड करता है, पुलिस को अवॉइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस रेस्टोर नहीं हो पाया है। हाँ, जो भी कॉन्फिडेंस या जो भी करप्शन इस वक्त दूर हुआ है वो ड्यू टू डिजिटलाइजेशन हुआ है। एज ए एटीट्यूड जो है अभी होना बाकी है। सर एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने इसके लिए कहा कि भाई, तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो आज रेलिवेंट नहीं है, ये कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए हैं। तो डू यू थिंक इट आल्सो नीड्स करेक्शन और इम्प्रूवमेंट? देखिए, टोटल ओवरऑल चाहिए हमारे जुडिशल सिस्टम में, टोटल ओवरऑल। क्योंकि आज जो भी सिस्टम हमारे चल रहे हैं, मुझे बताइए पुलिस एक्ट कौन से साल का चल रहा है? 1860 का अभी तक। अभी शायद कुछ नया आने का, जो मोदी जी ने अभी शायद बिल पास कराया है मेरे ख्याल आईपीसी का, वो जब इम्प्लीमेंट होगा तब देखेंगे। इसी तरह सिविल लॉ है, वो कौन से साल का चल रहा है? मेरे ख्याल शायद 1914 का चल रहा है। तो उसमें जितने भी प्रावधान हैं, क्योंकि वो उधार लिए गए हैं ब्रिटिश एरा से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त चेंजेस की ज़रूरत है, जिससे कि इधर उधर की बहुत सारी बातों को, फालतू बातों को, जो कि केवल पन्ने भर रहे हैं या डेटे पढ़वा रहे हैं, मैन पावर एंड मनी, जिससे कि वो ख़त्म हो और एक कॉमन आदमी को उसके लिए जस्टिस मिल सके। सर, आपको लगता है कि मोदी जी के संज्ञान में ये सारे अहम मुद्दे हैं कि लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे? देखिए, मैं तो कहूँगा, मुझे तो मोदी जी से इस बारे में थोड़ी सी शिकायत है कि उनकी क्या मजबूरी रही जो वो इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पाए। इसकी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, देश में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है और कोर्ट और पुलिस की कार्रवाई में ज़बरदस्त बदलाव की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को एकदम न्याय मिले और लोगों का जो विश्वास है वो कोर्ट और पुलिस में उतना ही हो जितना कि उनको अपने माता पिता पे होता है या पड़ोस में किसी पड़ोसी पे होता है। हाँ सर, सुनने में आया था कि जेलों में गरीब जो आदमी बंद हैं, जिनकी कोई बेल नहीं हुई, कई कई सालों से वो सड़ रहे हैं। मैंने आपको, क्योंकि वो लेबर क्लास हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं है, जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो अपनी वो करा सकें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारी राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी ने भी इस बात को टेकअप किया था जेल के मामले में, और मुझे भी जहाँ तक एक्सपीरियंस है, 1-2 बार मैं कुछ लोगों से मिलने जेल वगैरह गया, तो मैंने पाया कि 50% लोगों को तो इजीली बेल मिल जानी चाहिए। उसमें ऐसे बहुत से बुजुर्ग, कोई डॉरी के केस में, कोई दूसरे केस में, जो कोई क्रिमिनल नहीं है बेसिकली, उनको बंद कर रखा है। मैंने ऐसी जेलों में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो छोटे छोटे चोरी वगैरह के मामले में अंडर एज हैं, 18 साल से भी छोटे हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उनको 18 साल का दिखा के उनको बंद कर रखा है और उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसी प्रकार छोटे छोटे कामों में ऐसे बहुत से गरीबों को मैंने देखा है जिनके पास ना तो धन है, ना उनके पास मीन्स हैं कि वो अपना केस लड़वा सकें या कुछ कर सकें, और वो बंद हैं। इस प्रकार जेलों में जो भार है 50% मेरे हिसाब से वो उन लोगों का है जिनको इजीली या तो बेल दी जा सकती है या जिनका जेल से कोई संबंध नहीं है, जो कोई क्रिमिनल टाइप के नहीं है। अल्टीमेटली जेल में जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी तो हमारा ही पब्लिक का हो रहा है ना, टैक्सेस का। तो जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं जिनको जेल में होना चाहिए वो बाहर घूम रहे हैं, और जिनको जेल से बाहर वो कोई ऐसा क्राइम करने वाले नहीं हैं आगे के लिए, वो जेल में हैं। तो जरा कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है
जब हम कभी मिलने जाते हैं वहाँ ऐसा चीज़ मालूम चलती है तो ऐसा लगता है मुझे। सर जीत के क्या आसार है मोदी जी के? देखिए आज की डेट में हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेंटर में चाहते हैं, जी होनी भी चाहिए, जी क्योंकि पिछले 10 सालों में जो कुछ भी आप डेवलपमेंट देख रही हैं, जी रोड्स का जाल देख रही हैं, जी इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल देख रही हैं, जी हाँ आप मीडिया का मतलब कम्युनिकेशन का जाल देख रही हैं, जी हाँ लोगों के पास फुर्सत नहीं है, जी मतलब कहने का ये है। जी हाँ जी वो हो सकता है उनको वो पेमेंट से अपने सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है। हाँ जी जबकि 140 करोड़ हम हैं, जी मैंने वो टाइम देखा जब हम 30-35 करोड़ थे, लोगों पे काम ही नहीं था, लोगों की इनकम ही नहीं थी, जी लोगों पे खाने के लिए अनाज नहीं था। जी हाँ दिल्ली में दूध की शॉर्टेज हो जाती थी तो मावे की मिठाई नहीं मिलती थी। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, सप्लाई चेन सब चीज़ मौजूद है, सब चीज़ ठीक है। तो हम एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते हैं, मिली जुली नहीं चाहते, इसलिए ये देश के हित में रहेगा कि मोदी जी अगले टर्म पे आए। जब तक कि कोई दूसरी पार्टी या जैसे इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए जी जो हमको एक मजबूत और 5 साल के लिए ऐसी सरकार दे सके जिससे कि हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी रहे, फाइनेंस में भी, लीगलिटी में भी, बाकी चीज़ों में, देश विदेश की नीतियों में भी। एक आखिरी प्रश्न कि आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में मोदी जी ने जो बिजनेस सेक्टर है उसको बढ़ाया है अपनी देखिए नीतियों से? इस मामले में देखिए अभी मैं बहुत बड़ा कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें 2 साल तो कोविड के चले गए जी जो कि ज़ीरो हो गए मैं समझता हूँ। जी दूसरी बात यह है कि बिजनेस जो बढ़ा हुआ दिख रहा है जी उसमें उतनी ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आती जितनी होनी चाहिए। जी ठीक है कुछ चीज़ें रिवाइव हुई हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए कि ऐसा बहुत सा बिजनेस जो पहले कच्चे के बिलों पे हुआ करता था जी वो कन्वर्ट हुआ पक्के के बिलों पे, जी तो मैं उसे ग्रोथ नहीं मानूंगा, जी हाँ वो कन्वर्जन है। जी तो लेकिन फिर भी जब हमारे सामने काम करने वाले लोगों की शॉर्टेज नज़र आ रही है, वर्कफोर्स की, जी तो मैं कहूँगा ग्रोथ तो हो ही रही है। जी। अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन कि मोदी जी को अगर आप कहें तो ऐसी क्या बात है कि उन्हें जिताना चाहिए? डू यू हैव एनी पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स? देखिए एक तो ये कि उनकी देशभक्ति में, ईमानदारी में और उनके काम करने की क्षमता पे जी अगर मोदी जी खुद भी कहें तो मैं उस पर कुछ नेगेटिव बोले अपने लिए तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि 10 साल में जो हमने देखा है कि टायरलेस तरीके से काम करना, जी देश के लिए काम करना, जी और जहाँ जहाँ देश की बात आती है वो हमेशा स्ट्रांगली खड़े हैं, वो ज़ीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं अगेंस्ट करप्शन, जबकि करप्शन ग्रास रूट लेवल पे गया नहीं है, लेकिन वो अपने लेवल पे ही ज़ीरो टॉलरेंस लेवल पे चल रहे हैं अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट टेररिज्म और अगेंस्ट मैनी थिंग्स। अच्छा एक बस चलते चलते प्रश्न और कि ये जो इतने सारे लोगों को खाना दे रहे हैं फ्री, क्या सचमुच उन लोगों को खाने की जरूरत है या उन्हें निकम्मा बना रहे हैं? नहीं, ये अभी कोई नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, ये उन नीडी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाई जा रही है इनडायरेक्टली, जी जिनको कि एक्चुअली सफिशेंट कमाई नहीं है। उनकी कमाई तो है लेकिन सफिशेंट नहीं है। तो अगर उनको इस तरह की सपोर्ट मिलती है 80 करोड़ लोगों को, तो आप ये समझिए कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना, अदरवाइज उनको अपने पैसे खर्च करके वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैं इसे एक सोशल नीड महसूस करता हूँ जब तक कि हम और आगे नहीं बढ़ जाएं। सर हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा है देश में या ये बस ऐसे ही बुलबुले टाइप लोगों ने बनाया हुआ है? आखिरी देखिए ऐसा है कि अब तक जो सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है वो ये है जी कि सारी पार्टियों ने मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा है और उनको यूज किया है। अब मुसलमानों की जितनी भी हम डिबेट देखते हैं टीवी पे और इधर की देखते हैं, वो गलत बात को बिना मतलब के जस्टिफाई करते रहते हैं। जी आज की डेट में मैं समझता हूँ कि उनके लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जी वो देश की मुख्य धारा से जुड़ें। जी सबसे पहले उनको इस देश के
जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, उसमें साथ देना चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातों पे वो शरीयत की या इधर उधर की जो बात करते हैं, बल्कि मैंने तो दो चार मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैंने उनसे कह रखा है कि भैया तुम आज के युग के हिसाब से काफिर, जिहाद वगैरह की डेफिनेशन बदलो, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। और जहाँ जहाँ आप देखते हैं कि मुस्लिम्स द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें धार्मिक उन्माद की गई हैं, आपके मुल्ला मौलवियों को ओपनली जो है उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, जिससे कि एक पीस का एटमॉस्फियर, हाँ, एक सामाजिक सद्भाव रहे। सामाजिक सद्भाव ये भी रहे कि हाँ आप बहुत सीरियस हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप उसे जस्टिफाई करें डिबेट्स में या इधर उधर में, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे आपको कोई नंबर नहीं बढ़ते, उससे वो सद्भाव नहीं आता, उससे पीस नहीं आती। और मैं गवर्नमेंट से भी उम्मीद करता हूं कि जो लोग सद्भाव बिगाड़ने काम करते हैं, ऐसे लोगों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। जो लोग अपनी वोट की कीमत ही नहीं समझते, उनको वोटिंग राइट भी देने का हक नहीं होना चाहिए। और मोदी जी ने तो ये कह दिया कि पूरा देश हमारा परिवार है। देखिए, कहने और करने में फर्क होता है। जी। उन्होंने कह दिया, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज को सब लोग मानने चाहिए ना, हाँ, कि वो हमारे हैं। कि वो हमारे हैं। थैंक यू। एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिस है। तो जब हम थ्योरी में लाएंगे तभी वो चीज प्रैक्टिस में आएगी। और मुस्लिम्स को सोचना चाहिए कि उनको मास स्केल पे बीजेपी के साथ आना चाहिए, जिससे कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार सके जी मैदान में। जी। क्योंकि आपको देश के रुख के साथ चलना है, न कि देश के अगेंस्ट चलना है। तो मुस्लिम्स का बीजेपी के साथ नहीं आना भी मैं इसे अच्छा नहीं मानता। अगर बीजेपी में उसके अंदर कोई कमी है, तो जब तक वो बीजेपी के साथ आके उस कमी को दूर नहीं करेंगे, देखिए, साथ रह के जिस चीज की कमी को दूर किया जा सकता है, वो दूर रह के दूर नहीं हो सकती। प्रो मैनेजमेंट जो आप लीडरशिप कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं, वो एंटी मैनेजमेंट रह के आप कभी दूर नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरी फीलिंग है। हो सकता है कि नहीं लोग उसे किस वे में लें, लेकिन मेरी ऐसी फीलिंग है। थैंक यू। मित्रों, ये है डॉक्टर ए जी अग्रवाल। आपने देखा कि इन्होंने बड़ी बेबाकी से और अपने जो इनको ताज़ा तरीन इनकी जानकारी रहती है उसके आधार पे और आत्मा की आवाज़ पर, जो कि चुनाव के समय तो पार्टियों में पैदा हो ही जाती है, आम जनता में भी इसका वो होता है, विकास होता है। तो अपनी आत्मा की आवाज़ पे जो इन्हें उचित लगा, जो एक बौद्धिक व्यक्ति को उचित लगा, वो उन्होंने कहा। मोदी जी की तारीफ में भी कहा। और सबसे अच्छी अपील इनकी यही है कि मुसलमानों को देश की प्रगति के साथ, समाज के साथ जुड़ना चाहिए और भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।